नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube के चैनल ब्रजेश भंडारी में। और जिसमें हमारी सीरीज़ चल रही है एक और वार्तालाप में हर बार मेरा यही प्रयास होता है कि मैं आपको एक नई शख्सियत से मिलाऊं और एक नए फील्ड के लोगों से मिलाऊं। और आज मैं मिलने आया हूं मनोज लीला भट्ट जी से। और आप ये ग्राउंड देख के सोच रहे होंगे वो कोई प्लेयर हैं, वो प्लेयर नहीं है, वो एक एक्टर हैं, कास्टिंग डायरेक्टर हैं और टीचर हैं जो थिएटर सिखाते हैं बच्चों को। और हम एक स्कूल में हैं दिल्ली में, यहाँ पर एक उनकी वर्कशॉप चल रही है और मैं उनसे मिलने आया हूँ। ये हम ईस्ट दिल्ली में हैं और मैं मनोज जी का स्वागत करता हूँ और मनोज जी को बुलाता हूँ अपने इस प्रोग्राम में। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार भंडारी। दिल्ली में गर्मी का बहुत बुरा हाल है और हम लोग खड़े हैं अभी ग्राउंड के टेम्परेचर में अप्रॉक्स। तो मनोज जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगा और बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि इतने बिजी शेड्यूल में जो कि आप बच्चों को यहाँ पर क्लासेस करा रहे हैं एक्टिंग की, तो आपने मुझे टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज जी, मैं आपसे ज़रूर ये चाहूँगा कि आप एक अपना संक्षिप्त जो इंट्रोडक्शन है वो ज़रूर दें। मेरा नाम मनोज लीला भट्ट है और मैं उत्तराखंड पिथौरागढ़ शहर से आता हूँ। मेरा बचपन और मेरी पढ़ाई वहीं से हुई है। आगे की पढ़ाई फिर मेरी मास कम्युनिकेशन में मैंने वापस से एमए किया और एमए करने के बाद एमफिल किया, जिसमें मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। और अभी मैं अपनी पीएचडी परस्यू कर रहा हूँ पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से मास कम्युनिकेशन में। और बेसिकली मेरा जो मेन प्रोफेशन है, मैं बतौर कास्टिंग डायरेक्टर काम करता हूँ फिल्म और टीवीसी के लिए एक्टरों को सिलेक्ट करने का। और काफ़ी मैंने काम किया। आप मुझे गूगल पे चेक करेंगे तो मेरा IMDb पे भी आपको थोड़ा बहुत काम मिल जाएगा। उस पर ऐड नहीं होते हैं, बस फिल्में ही होती हैं। और साथ में मैं बच्चों के साथ काफ़ी 15-16 साल से लगातार थिएटर इन एजुकेशन के तहत काम कर रहा हूँ। अपना एक ग्रुप चलाता हूँ जिससे मैं एनवायरनमेंट अवेयरनेस और थिएटर पे बच्चों के साथ ही थिएटर के थ्रू काम करता हूँ। अच्छा मनोज जी, अगर मैं ये पूछूं आपसे कि ये सफ़र आपका कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, तो इसकी शुरुआत अगर आप बताएं तो कैसे हुई है? ये मैं बचपन में उत्तराखंड में पिथौरागढ़ में मैं जहाँ रहता था, तो वहाँ के पहले NSG पास आउट जो हैं उनका नाम एहसान बख्श है, उनके साथ वहाँ थोड़ा थोड़ा मैंने काम किया नाम संस्था में। और उसके बाद ज़्यादा नहीं किया, थोड़ा किया। उसके बाद मैं दिल्ली बनने तो कुछ और आया था, बनने मैं शेफ़ आया था। अच्छा, शेफ़ बनने आए थे? उत्तराखंड के हमारे लोग मोस्टली शेफ़ ही बनते हैं। मुझे बड़ा शौक है खाना बनाने का और मैं बनाता भी अच्छा हूँ। तो उसके बाद लेकिन वो हो नहीं पाया, तो शायद मुझे भगवान का यही नियति थी, मुझे इसी लाइन में आना था। उसके बाद मैंने संगीत नाटक अकेडमी की कुछ बड़ी रेजिडेंशियल वर्कशॉप करी। उसके बाद धीरे धीरे करके बस इस पर शुरू होता गया। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि आप जैसे हम जब बड़े हो रहे होते हैं तो हमारे परिवार में, फैमिली में, या जो हर कोई कैरियर ओरिएंटेड होता है कि हम कुछ बड़ा हो गया, जैसे आप बोल रहे हैं आप शेफ़ बनना चाहते थे, तो पर जब आपने ये एक्टिंग का ही मतलब एक्टिंग पे ही काम करना शुरू किया, तो फिर घर वालों का क्या रिएक्शन था और फैमिली क्या सोचती थी उस टाइम? इसलिए मेरे घर वालों ने आज तक मुझसे कभी कुछ पूछा नहीं। अच्छा। मैं आपको बड़ी ईमानदारी से बात बताऊं कि क्या कर रहे हो, क्या करोगे, और मैं आज भी डीफोकस हूँ लाइफ में। अच्छा। मैं कभी रिसर्च करने लगता हूँ, मैं कभी कास्टिंग करने लगता हूँ, कभी मैं बच्चों के साथ काम करने लगता हूँ, कभी मैं कुछ और काम के बारे में सोचने लगता हूँ, कभी मैं एक चीज़ पे रहा नहीं। जैसे मैंने कल्चर पे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, संगीत नाटक अकेडमी और भी कई लोगों के साथ बहुत बड़े रिसर्च प्रोजेक्ट किए हैं। कभी मैं किसानों के लिए काम करने लगता हूँ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के साथ। ओके। तो पता नहीं, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि तुलसीदास जी ने बहुत टाइम पहले लिखा था, वही जो राम रची राखा, न कुछ कम न कुछ ज़्यादा। तो नियति से बड़ा कुछ है नहीं। अच्छा, तो आप कौन से सन में यहाँ दिल्ली आए थे? दिल्ली में आ गया था 2000 के आसपास मैं दिल्ली आ गया था। अच्छा, 2000 के आसपास आप दिल्ली आ गए थे। फिर उसके बाद आपका ये सफ़र दिल्ली में आगे कैसे बढ़ा? जैसे घर से तो आप सोच के आए थे कि मैं शेफ़ बनूंगा, तो फिर शेफ़ से एकदम इस तरफ कैसे शिफ्ट हुआ? बनने के लिए बड़ी कोशिश करी मैंने। मौर्य शेरेटन काम किया है, एजेंसी काम किया, लेकिन किन्हीं कारणों से, परिस्थितियों से नहीं हो पाया। मैं धौला कुआं के पास आत्माराम कॉलेज के अपोजिट एक सेना परिवहन मुख्यालय है, वहाँ मेरे मामा रहते थे। तो कई साल में उनके साथ रहा। जब वो यहाँ से चले गए तो फिर मैं लक्ष्मी नगर की तरफ आ गया, तब से मैं यहीं हूँ। और अच्छा, मैं यहाँ पे ये पूछना चाहूँगा कि जैसे आप शेफ़ बनना चाहते थे, या मतलब आपका एक उस तरफ एक बिल्कुल अलग वो है शेफ़ एक, या आप होटल मैनेजमेंट कह सकते हैं उसको, कि उस तरफ आपका रुझान था, तो एक्टिंग क्या साइड बाय साइड कभी चलती थी, या मतलब कब आप पहले स्टेज पे चढ़े? एक्टिंग का मुझे कभी शौक नहीं था। बहुत कम थिएटर प्ले में मैंने एक्ट किया है। मुझे टेक्निकलिटी में ज़्यादा शौक रहता था कि कैसे सेट बनना है, मान लीजिए डायरेक्शन वाले पॉइंट ऑफ व्यू। तो 2007 में मेरी मुलाकात 6 या 7 में मुकेश छाबड़ा से हुई।
अच्छा। तब वो कास्टिंग में थोड़ा थोड़ा लगे पड़े थे। तो मुझे कास्टिंग में लाने वाला वही बंदा है। वो लोग सब मुंबई चले गए, मैं कभी गया नहीं, मैं दिल्ली में ही रह के काम करता रहा। अच्छा। और शेफ़ वाली जहाँ तक बात है, वो शौक मुझे आज भी है। मैं जिस भी स्टेट में जाता हूँ वहाँ का खाना सीखता हूँ, वहाँ के स्पीसीज़ लेके आता हूँ, मसाले सारे, फिर मैं घर में कोशिश करता हूँ। आई एम वेरी गुड कुक या शेफ़, जो भी कह रहे हैं। अच्छा, यहाँ मैं जैसे ये आपने बोला कि मैंने छावड़ा जी के साथ काम किया है, तो छावड़ा जी के साथ काम करते वक्त तो मतलब आपका क्या अनुभव था उनके साथ काम करना? मतलब एक उस टाइम पे क्या था, एक एम क्या था कि मैं कास्टिंग में जाऊंगा या बॉम्बे जाऊंगा, या क्या सोच रहे थे? 2006-07 की बात थी। मुंबई तो मैं कभी जाने की आज तक भी नहीं सोची। मतलब मैं पता नहीं, शायद वो शहर को पसंद नहीं करता हूँ, इसलिए मैं जा भी नहीं पाया। मुझे दिल्ली बहुत अच्छी लगती है। तो छावड़ा जी के साथ तो कोई एक्सीडेंट होते हैं ना जीवन में कई बार, तो एक एक्सीडेंट ही था। उन्होंने कहा भैया काम कर लीजिए, मैंने काम कर लिया। वो काम मैं अच्छे से करने लगा, तो बस उसी काम में मैं आगे बढ़ता हूँ। तब कहाँ पर था आपका ऑफिस जो था? ऑफिस आज भी कहीं नहीं है। हमेशा हम लोग फ्रीलांस काम करते हैं। प्रोडक्शन हाउस आता है, हमें ढूंढता है, उसको जो रिक्वायरमेंट होती है हमें ऑफिस प्रोवाइड करवाता है, या हम उसको बोल देते हैं हम यहाँ ऑडिशन कर रहे हैं, वो हमें उसके पैसे मतलब रुपए जो भी हों वो फी भर देते हैं, इस तरह से। अच्छा, ये तो आपका मतलब एक ये होगा कि आप कास्टिंग में काम करें, और आप जैसे बोल रहे हैं सोशल इश्यूज़ के ऊपर काम करते हो। और जैसे यहाँ पर भी अगर मैं आपसे बात करूँ तो यहाँ पर भी आप हिंदी एकेडमी की तरफ से यहाँ पर आए हुए हैं और बच्चों को एक नाटक सिखा रहे हैं, तो ये क्या चीज़ है, ये इसके बारे में कुछ बताइए। मैं मुश्ताक काजी मेरे गुरु रहे हैं थिएटर में। बड़े लीजेंडरी आते हैं, जम्मू कश्मीर से हैं। तो उन्होंने मुझे पहली बार, उन्हें लेकिन त्रिवेदी जी एलएलबी पास आउट हैं, बच्चों के साथ बहुत काम करते हैं, उनके साथ मुझे असिस्टेंट बनाया था। ये बात है 2004 या 2005 की। तो तब से लेके आज तक मेरा ये भारत सरकार की कई संस्थाओं के साथ, दिल्ली सरकार की हिंदी एकेडमी, साहित्य कला परिषद, इनके साथ लगातार ये काम बच्चों के साथ मेरा चलता रहता है। मैं अपने ग्रुप के साथ भी जो एनवायरनमेंट अवेयरनेस या अलग चीज़ों पे काम करता हूँ, सोशल इशूज़ पे, वो थ्रू थिएटर ही करता हूँ और बच्चों के साथ ही करता हूँ। अगर मैं यहाँ आपसे पूछूं कि मनोज जो है, मनोज लीला भट्ट जी जो हैं, उनको किस काम में सुकून है? क्योंकि काम बहुत सारे आपने मुझे बताए और बहुत सारी चीज़ें आपने मुझे बताई, तो बट एक मुझे रिसर्च करने में बहुत मज़ा आता है। तो आपने क्या रिसर्च करी अभी तक, कुछ अगर बताएं तो? मेरे कई रिसर्च पेपर हैं जो केयर लिस्टेड जर्नलों में छप चुके हैं, लगभग 5-6। और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और संगीत नाटक एकेडमी के साथ में मिलकर उत्तराखंड के फोक इंस्ट्रूमेंट पे, अलग अलग फोक पे बहुत काम कर चुका हूँ। अभी मैंने अपने शहर, मेरे पिथौरागढ़ में घिल यात्रा करके एक बहुत पुरानी यात्रा होती है, सदियों पुरानी, तो वो मैंने उस पर अभी भी रिसर्च अपनी ख़त्म ही करी है संगीत मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ। तो अगर मैं कहूँ कि आप उत्तराखंड से कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी बहुत जुड़े हुए हैं, तो ये गलत? चाहते हुए जुड़ा हुआ है। चाहते हुए जुड़े मतलब आप जैसे कास्टिंग करते हैं या आपके बहुत सारे वैसे काम होते हैं, तो बट फिर भी आप उत्तराखंड के लिए भी काम कर रहे हैं, के साथ में जुड़ा हुआ है। तो उत्तराखंड को लेके आपकी क्या सोच है, या उत्तराखंड में जो उत्तराखंड का आर्टिस्ट है या उत्तराखंड में जो काम कर रहे हैं लोग, उनको लेके आपकी क्या सोच? उत्तराखंड में आज भी जो मानसिकता है ना, वो थोड़ा रूढ़िवादी है। मैं इससे मतलब इनकार नहीं करूँगा, कुछ मैनिपुलेट नहीं करूँगा बात को। जैसे हम लोग भी वहाँ थिएटर करते हैं तो हमें आज भी कई बार अच्छे खासे लोगों से भाड़ बोल दिया जाता है, या ये समझा जाता है कि दलित समाज, पिछड़े समाज के लोग ही ये काम करते हैं। ऐसा है नहीं भाई, अब ये सब बातें पुरानी हो गई हैं, जिस समय की थी। अब आप एक बात सोचिए, आप खुद भी उत्तराखंड से हैं, जब हमारे वहाँ कोई पवित्र पूजा होती है जिसे हम जागर कहते हैं, जिसमें किस तरह की कोई बलि नहीं होती, कुछ नहीं होती, भगवानों का आह्वान करके उन्हें शुद्ध प्रसाद चढ़ाया जाता है, तो आप इमेजिन करिए उस पूजा का आरंभ ढोली करता है ना, और उसके साथ बाकी लोग करते हैं। मतलब उसके आह्वान के कारण सब में देवता आ रहा है, लेकिन उसे जब खाना खिलाया जाता है अलग बैठा के खिलाया जाता है। तो जिसके बुलाने से ही भगवान आ रहा है, तो उसको भी आप भगवान समतुल्य मानिए ना। सही बात। ऐसा भेदभाव क्यों भाई? आपने उसको बुलाया, आप ये कह रहे हैं कि हमारी पूजा इसके बिना अधूरी है। भगवानों को आह्वान वो करेगा, जब वो आह्वान करेगा तभी किसी के अंदर भगवान आएगा, जो हम उत्तराखंड के जो रिचुअल जो लोग जानते हैं। लेकिन जब वो यात्रा, जब वो जैसी पूजा खत्म होती है, उसको अलग बैठा के खिलाया जाएगा, वो बेचारा हमारे साथ बैठ के नहीं खा सकता। तो ये कभी किसी को तो ख़त्म करना पड़ेगा, मुझे लगता है ये ख़त्म करना चाहिए। अब पता नहीं कैसे होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन ये सब अभी भी वहाँ है। तो फोक कलाकारों की या आर्टिस्टों की अभी स्थिति बहुत बेटर है नहीं, और उत्तराखंड सरकार वैसे भी कल्चर के लिए वहाँ कुछ करती है, कुछ कर नहीं रही है, ये बात भी सही है। कुछ ऑडिटोरियम वहाँ ऐसे हैं जो सरकार ने सिनेमा हॉल के लिए लीज पे दे दिए, बनाए थिएटर के लिए थे। तो अब ऐसी स्थिति में आप क्या, हमारे पिथौरागढ़ का बहुत खूबसूरत ऑडिटोरियम था, वो उत्तराखंड सरकार ने सिनेमा हॉल के लिए दे दिया। जब सिनेमा हॉल ही बनाना था तो सिनेमा हॉल बना देते, कल्चर के लिए आपने क्यों बनाया? मनोज जी, ये जो स्कूल में आप ये नाटक करा रहे हैं आज यहाँ पर, ये
क्या है इसके बारे में अगर आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं तो। ये दिल्ली सरकार की जो हिंदी अकादमी है, पिछले 2-3 साल से तो वर्कशॉप हो नहीं पाई क्योंकि कोविड का समय चल रहा था। इस बार कोविड थोड़ा कम हुआ है तो बच्चों के साथ काम करने का मौका मिला और बच्चों के लिए भी थोड़ा अच्छा है, क्योंकि 2 साल से जो भी वर्कशॉप कराता है सब बंद थे। तो हिंदी अकेडमी की इस वर्कशॉप के लिए मैं सेलेक्ट हुआ एज ए डायरेक्टर, और मुझे नेशनल वेक्टर पब्लिक स्कूल मिला है एज ए डायरेक्टर। तो हमें जो कहानी मिली वो कृष्णा सोपती जी की कहानी मिली है, सिक्का बदल गया। और वो कहानी बेसिकली पार्टीशन के बाद की कहानी है कि कैसे किसी महिला को लूट लाट के जम्मू कश्मीर से बाहर निकाला जा रहा है। लेकिन हमने उस कहानी को उसके टाइटल के अकॉर्डिंग समय पे रख दिया है, थोड़ा सा टेक्स्ट से छेड़खानी नहीं करी है, परसेप्शन बदल दिया कहानी का कि इंसान का अगर समय बदलता है तो कैसे चीज़ें घटित होती हैं और उसको बदलते समय पे कैसे अपने को बैलेंस रखना चाहिए। यहाँ हमारे समाज में क्या क्या चीज़ें समय बदलने के साथ परिवर्तित हो रही हैं, इन्वायरमेंट को लेके, महिलाओं को लेके, या फिर और कुछ सोशल मुद्दे हैं उनको लेके, बुजुर्गों को अपने घर से वृद्धाश्रम भेजने के प्रति। तो ऐसे कुछ सोशल सब्जेक्ट हमने उन सब में डालें। तो बच्चे ठीक भी कर रहे हैं। इसका शो 30 तारीख को है प्यारेलाल भवन में शाम को 6 बजे से। तो इसी 30 जून को 30 कोशिश करिए, आप भी आइए। ज़रूर मैं ज़रूर कोशिश करूँगा इस शो को देखने की, और मैं आऊँगा इस शो को कवर करने के लिए। मनोज जी, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे अपने इतने बिजी शेड्यूल में से टाइम दिया, और बच्चे आपका इंतज़ार भी कर रहे हैं। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। बहुत शुक्रिया आपका, आप लेने आए, ऐसा कोई बिजी शेड्यूल नहीं है, सब अपने लोग हैं। हाँ, तो मैं अपने देखने वाले दर्शकों को भी यही कहूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जो कि हम ऐसी पर्सनैलिटी से आपको रूबरू करा सकें, और इन लोगों के जो हर किसी के अंदर एक इंडिविजुअल इंसान होता है उसके बारे में आपको हम बता सकें, और उनके अप्स एंड डाउन्स लाइफ के और उनके एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। समय के मूल्य को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये बदलता रहता है। समय वापस लौट कर नहीं आता। और जो व्यक्ति समय समझ लेता है, और ये सब दोबारा हो रहा है।